Good evening, everybody. Am I audible? All right. So let's start today's session without wasting any further time. तो आज का जो सेशन है, इट इज मोर ऑफ द रिवीजन सेशन. सो आई विल कवर सम एमसीक्यूज जो ओवर द पीरियड हमने डिस्कस किए हैं, राइट? बिकॉज आपने देखा होगा एग्जाम आ गया है, अब पास आता जा रहा है. तो ऑल दो स्टूडेंट्स, फर्स्टली आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू आर in class 12th right now and they have successfully submitted their CBT form, because this is also something that you have to take care. एग्जाम डेट, हाँ. तो प्लीज बेटा, जिन्होंने अभी तक फिल नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू कंप्लीट योर एग्जाम, दिस फॉर्म एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, कोशिश करो कि अगले एक दिन के अंदर उसे कंप्लीट कर. ठीक है, क्योंकि अब क्या होगा, आप देखोगे एंटी की साइड ऑलरेडी ग्लिचेस शो करने लग गई है. लास्ट टाइम पे सब लोग जागते हैं, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम. उसके अलावा देर मैनी स्टूडेंट्स हु आर हैविंग द डाउट कि सर हमसे मिस्टेक हो गई है फॉर्म में. लेट सपोज किसी ने सब्जेक्ट किसी को चेंज करने हैं या कुछ करना है, तो इसका जो एडिट विंडो होता है ना सीयूईटी का, वो एडिट विंडो आपका फेब्रवरी में आएगा. आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन उसमें मेंशन है. तो 2 दिन आपको एडिट विंडो के मिलते हैं. तो वहां पर आप अपना सब्जेक्ट में, अगर आपको अभी भी ये लग रहा है कि नहीं सर हमने सब्जेक्ट शायद गलत ले लिया, या कि कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि सर मुझे यू नो इको लेना था या बीएसटी लेना था, तो परेशान नहीं होना है. आप तब भी अपने सब्जेक्ट्स को एडिट कर पाओगे, है ना. दे विल गिव यू दैट ऑप्शन, पर वो ऑप्शन बिल्कुल लास्ट होगा. ठीक है, तो एडिट विंडो जब ओपन होगी वी विल शेयर द मैसेज. पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जिनका भी फॉर्म फिल नहीं हुआ है, जिन्होंने कर दिया है फाइन, जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेक श्योर आप अपने फॉर्म्स को एज सुन एज पॉसिबल, प्रेफरेबली मैं बोलूंगा कल तक इसे फिल कर लो. बिकॉज नाउ यू डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट. ठीक है, तो ये आपको रखना है बिल्कुल ध्यान. ठीक है, अब चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. यू कैन मेल पलक, वहाँ उस केस में आप सीधा मेल कर सकते हैं, है ना. कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐड कर देते हैं. जैसे अब सीईटी में अगर किसी का अगर कुछ वो हो गया है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे मेल करके उन्हें मेंशन कर सकते हैं. हाँ. हाँ बेटा, वो ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है फीस. जैसे सपोज देर इज अ स्टूडेंट, उसको उसने जीएटी ऑप्ट नहीं किया, गलती हो गई उससे. तो अब लेट से वो जीएटी जब ऑप्ट करेगा, तो जीएटी की फीस वो ले लेंगे. तो कोई ज़्यादा फीस नहीं होगी, मिनिमल फीस होगी. बट द पॉइंट है कि पहली बात तो ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना. एक्स्ट्रा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ध्यान से फिल करना है इंस्ट्रक्शंस, लेकिन चलो अगर गलती हो गई है, सो प्लीज मेक श्योर कि अब वो गलती मतलब एक बार में ही करेक्ट हो जाए. ठीक है, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना उसका. चलो, तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज हम बढ़िया एमसीक्यूज करेंगे. हाँ. हाँ हाँ, वो सारे एडिट का ऑप्शन आ जाता है. नहीं नहीं नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा पहले, वो रिजेक्ट नहीं होगा. डोंट वरी. एक बार आपका सबमिशन हो गया, कंफर्मेशन आ गया, रिजेक्ट नहीं होगा. ऑल दोज हु आर हैविंग डाउट रिलेटेड टू सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो मैंने आपको अपनी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, है ना. तो जिसको भी डाउट है तो आप मेल कर देना, है ना. कोई दिक्कत नहीं है, मेल पे मैंने आपको. और मेल जब करते हो तो प्लीज़ अपने 12th के सब्जेक्ट जरूर मुझे लिख कर बताया करो, है ना. तो मैं आपको मेल आईडी बता देता हूँ. wither.sharma@ims.india.com. तो मैं आपको मेल कर देना जिसको भी कोई डाउट हो. मैं और अपने 12th के सब्जेक्ट जरूर बताना, ताकि मुझे बताने में आसानी हो. हालांकि मैंने ओवर द पास फ्यू डेज जितने भी मेल आए हैं, 90% मेल का मैंने रिप्लाई कर दिया है. बहुत रेयर केस होगा कि कोई मेल मिस हुआ होगा, पर अगर इन केस कोई मिस हो गया है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आप प्लीज एक बार मुझे पिंग कर देना, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सबको. चलते हैं अब आगे. टू, हाँ. तो अक्ष हाँ हाँ, अक्ष बेटा, आपका अगर मिस हो गया है ना मेरे से, आप एक प्लेस प्लीज पिंग कर देना, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने कर दिया है.
ठीक है। चलो अब मैं आपको अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है। चलो। हाँ, मैंने मेल मेंशन कर दिया स्क्रीन पर। हाँ बेटा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि सर ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है कि वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो प्लीज ये वाले क्वेश्चन मत पूछना कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है ना। बिकॉज है ना, वो सबका अपना अपना होता है। राइट। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डोंट आस्क, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव थिंग, इजंट इट। चलो खैर। चलिए स्टार्ट करें सेशन, काइंडली से यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं एक मिनट ये स्क्रीन से मेल आईडी हटा देता हूँ, है ना। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज सेइंग दैट अंडर विच कैंपेन द सुकन्या समृद्धि योजना इंट्रोड्यूस। तो कौन से कैंपेन के बाद ये इंट्रोड्यूस हुई थी, सुकन्या समृद्धि योजना? तो आपने देखा होगा सुकन्या समृद्धि योजना किसके लिए? गर्ल चाइल्ड के लिए। और आपको पता ही है, हमारे इंडिया में गर्ल चाइल्ड के लिए काफी एफर्ट्स करे जाते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ होने के बाद स्टिल देयर इज अ थॉट इन इंडिया कि गर्ल चाइल्ड को इतना हैप्पीली नहीं देखा जा रहा, है ना। अभी आपने नोटिस करा होगा, देयर वाज इंसिडेंट हैपन इन हरियाणा। वहां पर 11 गर्ल के बाद एक बॉय हुआ है। तो मतलब गर्ल चाइल्ड को इस तरह से अभी भी पीपल आर हैविंग द थॉट। तो इसके लिए एक प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट हुआ था। तो मैं उस प्रोग्राम का नाम बताता हूँ। 2015 में एक प्रोग्राम आया था इंडिया में, जिसका नाम था बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ये जो प्रोग्राम था ना बेटा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये प्रोग्राम इंडिया में कहाँ से स्टार्ट हुआ था? राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ठीक है, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम राजस्थान, सॉरी इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम हरियाणा, नॉट राजस्थान, हरियाणा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों करा था, हरियाणा से स्टार्ट क्यों करा था? क्योंकि आपको पता है एज पर सेंसस 2011, तो 2011 का आपका लोएस्ट सेक्स रेशियो है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए लोएस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, तो आप बोलोगे इट इज हरियाणा। तो इसीलिए वहां से स्टार्ट किया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछो, है ना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपकी हाईलाइट कर दी है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, काइंडली आस्क योर डाउट। ठीक है, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्टार्टेड फ्रॉम हरियाणा। 2011 के सेंसस के हिसाब से हरियाणा में लोएस्ट यू नो सेक्स रेशियो है। हालांकि ये बढ़ गई है अब। क्वेश्चन आ सकता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कब स्टार्ट हुआ था? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आपका 2015 में स्टार्ट हुआ। माई वॉइस इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। काइंडली राइट यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। एवरीथिंग इज फाइन। क्लियर है? चलो, तो ये मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। चलते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। मैं इस स्लाइड को इरेज कर देता हूँ, अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख लो प्लीज, है ना। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे क्या कहता है। हु इज सिलेक्टेड एज इंदिरा गांधी, सेलेक्टेड फॉर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2025। देखो, अवार्ड एंड ऑनर्स के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अवार्ड एंड ऑनर्स के क्वेश्चन याद रखना। तो हमारे इंडिया में एक अवार्ड दिया जाता है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन है कि ये किसे मिला है ना, किस पर्सनालिटी को ये प्राइज दिया गया है? तो बेसिकली ये पर्सनालिटी
ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट में काफी इन्होंने काम किया है, उसके लिए उन्हें मिला है। सो द आंसर इज बी, है ना। तो आंसर इज बी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। देखो, अवार्ड और ऑनर के क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन आएंगे तो सीधे सीधे आएंगे, अदरवाइज इसमें कोई इधर उधर कुछ नहीं चेंज होगा, दे विल कम जैसा ये है, सेम ऐसे ही। राइट। अब यहाँ पर एक बात याद रखो, अगर आपके एग्जाम में मैं बात करूं, इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हमारे आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी, है ना, तो उसमें सबसे पहले याद रखना, फर्स्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए दैट फर्स्ट फीमेल पीएम इंडिया की कौन थी, तो आप बोलोगे सर इंदिरा गांधी थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए 1971, क्योंकि अभी एक मूवी भी आज रिलीज हुई है बॉर्डर, है ना, में हुआ था इंडो पाक वॉर, है ना। और इंडो पाक वॉर के बाद 1971 में क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। तो आजकल बांग्लादेश भी न्यूज में है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बांग्लादेश। राइट, सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको तीसरी बात क्या याद रखनी है, तीसरी बात आपको याद रखना है 1974 में, 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट, इंडिया ने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ठीक है, तो इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, अगर आपसे कोई पूछे इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में बताओ, तो याद रखना इट वाज टेस्टेड इन 1974। अब ये सारे के सारे जो हैं इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड हैं, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कब फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, राइट। तो जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक बातें क्लियर हैं, तो एक बार कमेंट में यस सर कर दो, वन सेट इज फाइन। हम्म, वन सेट इज फाइन। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है, इसका नाम क्या था, कोड नेम क्या था, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट के कोड नेम होते हैं, तो याद रखना इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। अब आप बोलोगे सर स्माइलिंग बुद्धा नाम क्यों लिखा था, स्माइलिंग बुद्धा, दिस वॉज द कोड नेम। राइट, तो ये भी याद रखना, क्योंकि जो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है ना, उसमें इंडिया बोलता है वी विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन, फर्स्ट नो फर्स्ट यूज की बात करता है इंडिया। इंडिया कहता है हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन का, लेकिन अगर कोई कंट्री हमें उस न्यूक्लियर वेपन के चक्कर में हमें डराएगा तो फिर हम बैकफायर भी करेंगे, है ना। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है इन न्यूक्लियर वेपन। सर हाउ 1971 पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एक्चुअली बेटा ये टॉपिक मैंने आपको 90, ये तीनों पॉइंट जो मैंने ऊपर हाईलाइट करे हैं, ये मैंने, क्योंकि ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, अब ये इंदिरा गांधी जी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट हाईलाइट करे हैं कि भाई यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको स्टैटिक पॉइंट भी बताता रहता हूँ। अब क्योंकि आपने एक बात छेड़ी दी है, तो एक पॉइंट और याद रख लो, यहाँ पे 75 में एक इमरजेंसी भी लगी थी इंडिया, यू नो जो 1975 में नेशनल की आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, 1975 नेशनल इमरजेंसी, वो भी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, राइट। तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं होगा। ये एग्जैक्टली वी यूज फॉर द पीसफुल पर्पसेस। तो हमारा क्या कहता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन इनफैक्ट आज ही के दिन से रिलेटेड है। तो थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस जी। तो मैंने ये, आपको याद होगा, मैंने क्लास क्लास में भी ये कराया था। ठीक है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, और इनफैक्ट आज ही का दिन हम पराक्रम दिवस मनाते हैं, 23rd आज डेट भी है। और आपको पता है जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन स्टार्ट होती है इंडिया में, वो भी आज ही के दिन से स्टार्ट होती है, फ्रॉम 23rd
यू नो January. So 23rd January is associated with 23rd January is associated with the birth anniversary of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार बता दिया है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। अब थोड़ी सी बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी याद रखना है स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है दैट 1942 में आईएनए आईएनए वॉज स्टैब्लिश आईएनए वॉज स्टैब्लिश, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है। तो आईएनए को लीड करा था फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो याद रखना ये आईएनए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें बहुत मेजर एफर्ट था सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है। उसके बाद 1939, ठीक है, 1939 में इन्होंने कांग्रेस छोड़कर एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज स्टैब्लिश बाय, तो यहाँ पर भी आंसर किया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। हम्म। हाँ बेटा, मेजर मेजर पॉइंट्स पर लग उसके आप देख लेना, है ना, वो मैं आपको करा दूंगा क्लास में। ठीक है। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्टैब्लिश करा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही बहुत फेमस स्लोगन दिया था, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ठीक है। ये स्लोगन भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था, यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये भी मतलब आप मान के चलो दैट दिस स्लोगन वाज आल्सो गॉट पॉपुलर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है। तो यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो ये सारे पॉइंट आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखने हैं, और आज ही के दिन उनकी ब्रेवरी को याद रखते हुए। हाँ बेटा, इंडियन नेवल अकेडमी अलग है, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी है जो हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आईएनए इंडियन नेवल अकेडमी को भी बोलते हैं, बट वो अलग है। राइट। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, अब चलते हैं आगे। राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जल्दी से। तो ये हमने कर लिया, अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो ये मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखना, पराक्रम दिवस, ये डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जल्दी। ये मैं रेट कर देता हूँ 5। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इन नेचुरल हैबिटेट? इंडिया का कौन सा स्टेट है जहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसकी? सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। ठीक है। अगेन एनवायरमेंट का क्वेश्चन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं इसके बारे में आपको बताते हुए चलता हूँ, इसका आंसर से आप अपने आप डिकोड कर दोगे। जो ये स्टेट है ना, वहां पर फेमस चिल्का लेक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जो कि लार्जेस्ट लगून वाटर लेक है, लार्जेस्ट लेगून वाटर लेक है। ये जो जगह है जहाँ जिस स्टेट में ये है, यहाँ पर आपको फेमस सन टेम्पल सन टेम्पल ऑफ कोणार्क भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फेमस इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज भी देखने को मिलेगा। इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज, वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है। जिसका नाम क्या है? ब्रिज का नाम है हीरा कुंड डैम। क्या नाम है? हीरा कुंड डैम। राइट। सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आप यहीं से इसका आंसर आप निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने इतने आपको यू नो हिंट्स दे दिए हैं, है ना। सो द राइट आंसर इज उड़ीसा। राइट। सो राइट आंसर है उड़ीसा में ही यहाँ पर चिल्का लेक है, उड़ीसा में ही सन टेम्पल कोणार्क है, उड़ीसा में ही ये लॉन्गेस्ट मैंने ब्रिज
गलत वर्ड यूज कर दिया मैंने, यहाँ पे डैम यूज करना था मुझे, है ना। जो मैंने लिखा है वो ठीक है, यहाँ पर ब्रिज की जगह आप डैम इसे कंसीडर कर लेना। ठीक है, सो दिस इज डैम। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लिखो, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई पॉइंट डाउट है तो डाउट पूछो, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम्म, वेरी गुड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये मैं रेट कर रहा हूँ सर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्या हो गया, जस्ट अ सेकेंड। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं जल्दी से। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, और ये हिस्ट्री में उसमें करंट अफेयर में भी चल रहा है। एक रूट बिल्ड डिजीज होता है, ठीक है, जो कि प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज अ डिजीज कॉल्ड एज रूट बिल्ड डिजीज। तो क्वेश्चन यही है, ये जो रूट बिल्ड डिजीज है, जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये अभी न्यूज में है, इसका एजेंट कौन सा है, कौन से नेचर का ये डिजीज है ना। तो आपको पता होगा प्लांट्स में भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। कुछ फंगल होते हैं, कुछ बैक्टीरियल होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। तो ये याद रखना है आपको, जो रूट विल्ट डिजीज है, दिस डिजीज इज अ बैक्टीरियल डिजीज। राइट, राइट आंसर विल बी ए। राइट, ऐसे क्वेश्चन आपको सिंपल, ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा आएगा, मतलब यहाँ पर कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। सो वंस यू यू नो स्टडी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो बस थोड़ा सा इसमें ये दिमाग लगा के चलो करो कि हाँ ठीक है, ये आएगा तो सीधे सीधे आएगा, तो आपके नोट्स में है तो आप इसे कर लो। ठीक है, तो रूट बेल्ट डिजीज, तो ये एनी प्लांट डिजीज है। ठीक है, एंड इट इज ऑफ बैक्टीरियल नेचर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं जल्दी से। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा हमारे इंडिया में पोर्ट डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जिस भी कंट्री में पोर्ट्स डेवलपमेंट होता है, वो कंट्री ट्रेड इकोनॉमी सब में अच्छा होती है ना। तो आजकल नए नए पोर्ट्स भी आपको बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहीं से है। इनफैक्ट मैंने प्रीवियस क्लासेस में से कराया हुआ भी। तो वृंदावन पोर्ट, जो कि रिसेंटली न्यूज में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए दैट इंडिया का ट्रेड ऑयल, वो पोर्ट बताओ जहाँ पर क्रूड ऑयल ट्रेड सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। तो याद रखना बेटा, ये होता है कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि यार ऐसे पोर्ट का नाम बताओ जहां पर यू नो एंशियंट टाइम से ट्रेड हो रहा है, और उस पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोलते हैं, तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी हम बोलते हैं कोच्चि पोर्ट को। किसे बोलते हैं? कोच्चि पोर्ट को बोलते हैं हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी। ये कहाँ पर है? केरला में है। तो ये बात भी आपको याद रखना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसे पोर्ट का नाम बताओ जो कि क्या है, रिवर पर है, पोर्ट सिचुएटेड ऑन रिवर, या रिवर पोर्ट, ठीक है, सिंपल आप रिवर पोर्ट भी बोल सकते हो, तो दैट इज हल्दिया। हल्दिया पोर्ट कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो जल्दी से आप ये याद रखो, है ना। यहाँ तक कि कोई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आज आपको लग रहा होगा कि मैं टाइप क्यों कर रहा हूँ, तो एक्चुअली जो मेरा स्टाइलस है वो खराब हो गया। सो आई हैव ऑर्डर्ड द न्यू स्टाइलस। तो उसकी डिलीवरी होपफुली संडे तक हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास से पहले वो स्टाइलस आ जाएगा मेरे पास। पर अभी बिकॉज माई स्टाइलस वॉज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई आई हैव टू टाइप। तो पेन टैप का जो स्टाइलस होता है, काफी टाइम से चल रहा था, हो गया खराब। ठीक है, सो दैट्स व्हाई। तो किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो ये मैं सोच रहा हूँ कि लिख क्यों नहीं रहा हूँ आज में, तो प्रॉब्लम इज ना, मेरा इंस्ट्रूमेंट थोड़ा खराब हो गया है, बट बाय नेक्स्ट क्लास इट विल बी रेक्टिफाइड।
तो कोई इशू तो नहीं है ना, यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, दैट्स व्हाई आई हैव टू टाइप द थिंग्स। तो आज में टाइप करना पड़ता है मुझे। हाँ, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स तो ये ध्यान रखना। चल, आते हैं आगे टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। दैट इज, तो आंसर इज डी। वंदना पोर्ट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बात और याद रखना, मैं एक पॉइंट और आपको यहाँ पे ऐड करा देता हूँ। कुछ पोर्ट्स है ना, वो हर एक स्टेट में है, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन है। जैसे उड़ीसा में भी आपको पोर्ट मिलेगा। तो आप देखोगे, मैं इसके लिए मैंने एक मैप भी लगाया हुआ है, तो ये आपको देखेगा मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। जैसे कांडला पोर्ट ये रहा गुजरात में। ठीक है, अब कई बार ना गुजरात में भी वो ऑप्शन इस तरह से बना देते हैं। ये देखोगे ना, ये दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, राइट? दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, एंड एक है गल्फ ऑफ खंबर गुजरात में। सो दिस इज गल्फ ऑफ खंबत, ये वाला गल्फ ऑफ खंबत है। एंड दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ। तो कई बार ना ऑप्शन में ये आ जाता है कांडला पोर्ट कौन से पार्ट पे आता है। तो गल्फ ऑफ, याद रखना, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ पे आपका कांडला पोर्ट आता है। ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ खंबत, जो ये मैंने रेड पॉइंट जो गुजरात के इधर मार्क मैंने। तो दो पॉइंट याद रखना, गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ। तो कांडला पोर्ट इज एट गल्फ ऑफ कच्छ, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। उसके बाद मुंबई में आपको तीन पोर्ट मिलेंगे। जो ये नया पोर्ट है जो रिसेंटली बना है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल, JNPT लिखते हैं, और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद मारमेड गोवा, गोवा में मिलता है ना? मैंगलुरु आपका कर्नाटका में मिलेगा। कोची पोर्ट मैंने केरला में बताया। उसके बाद तमिलनाडु में आपको मिलेंगे टुटिकोरिन, चेन्नई पोर्ट, एन्नौर पोर्ट, है ना? तो ये तीनों पोर्ट आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। देन विशाखापट्टनम पोर्ट इज इन आंध्र प्रदेश। पारादीप इज इन उड़ीसा। कोलकाता पोर्ट, हाँ, कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल। तो ये मेजर पोर्ट याद रखना। कांडला पोर्ट मैंने आपको बताया था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए सबसे ज्यादा ऑयल, क्रूड ऑयल ट्रेड कहाँ पे होता है? ठीक है, तो क्रूड ऑयल ट्रेड आपका कांडला पोर्ट में होता है। कोलकाता में आपको रिवर पोर्ट मिल जाएगा। विशाखापट्टनम में आपको मैनमेड पोर्ट मिल जाएगा, है ना? जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल सबसे बड़ा टर्मिनल है इंडिया का। अगर मैं पोर्ट वाइज टर्मिनल आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर आए लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट टर्मिनल, जहां पर सबसे ज्यादा यू नो ट्रेड होता है, तो दैट इज JN, जवाहरलाल नेहरू टर्मिनल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे पूछो डाउट। नहीं है कोई डाउट तो हम आगे बढ़ें। एनी डाउट टिल नाउ, एनीथिंग, काइंडली आस्क एनीथिंग। ऑलराइट, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? Sir, do we need to learn about shape of these exam that one Indian Navy destroyer? हाँ बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपको एक मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था ना, INS कौंदे है, एक एक इंडिया की शिप है, जो कि अभी ओमान गई है, जो एंशियंट टेक्निक से बनाई गई है ना? तो वो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो बस घबराना नहीं है बेटा। रिवराइन पोर्ट आप बोल सकते हो, हल्दिया रिवर पे आता है तो हल्दिया पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा फिगर देख लो। उसके बाद देखो, इस फिगर से बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये भी पता चलेगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इंडिया में कितने स्टेट्स हैं जो कि वाटर बॉडी से कनेक्ट करते हैं या कोस्टल स्टेट हैं, तो याद रखना टोटल है इंडिया में अभी 9। तो 9 स्टेट ना कोस्टल बॉर्डर्स बनाते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, कौन कौन से 9 है? तो देखो, गुजरात हो गया एक, महाराष्ट्र हो गया दो, गोवा हो गया तीन, कर्नाटका हो गया चार, केरला हो गया पांच, तमिलनाडु इज 6, आंध्रा इज 7,
उड़ीसा इज 8 एंड वेस्ट बंगाल इज 9। तो वी हैव टोटल 9 स्टेट्स दैट शेयर कोस्टल बॉर्डर। उसके बाद हमारे दो आइलैंड ग्रुप है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। ठीक है, तो दो आइलैंड ग्रुप्स के नाम याद रखना। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हमारी कोस्टल लेंथ क्या है, इंडिया की कोस्टल लेंथ, तो अभी ना ये न्यूज में भी चल रहा था कि हमारी जो कोस्टल लेंथ है ना वो रिवाइज हुई है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा 7516.6 किलोमीटर जो हमारी कोस्टल लेंथ है। लेकिन याद रखना, अब जो लेटेस्ट का रिवीजन हुआ है, जो लेटेस्ट कोस्टल लेंथ हो गई है, ठीक है, क्योंकि अब नई जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, स्मॉल आइलैंड्स को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो जो प्रॉपर अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया कि इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन बताओ, तो याद रखना इट इज 11,098.8 किलोमीटर। हालांकि पॉइंट पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना अंदाजा रखना, पहले 7516 थी, अब 11,000 के आसपास हो गई है। ठीक है, तो आपको अगर रफ में भी याद होगा, इट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये अपडेटेड है, ये अभी एनसीईआरटी में भी नहीं आई होगी। ठीक है, ये मैं आपको एक दो महीने पहले ही अपडेटेड हुई है। ठीक है, तो एक कोस्टल बाउंड्री के बारे में भी याद रखो, 11,009.81। ठीक है, टिल नाउ इज इट फाइन? तो जल्दी से एक बार कमेंट पे यस सर, यस सर, यस सर, यस सर कर दो, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक का डाउट क्लियर है कि नहीं? इज इट फाइन? ऑल राइट, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? थैंक यू सो मच। बेटा, पहले जो मेजर किया था तो पूरी टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी अच्छी, है वो टेक्नोलॉजी रिफाइन हो गई है। तो छोटे छोटे आइलैंड है ना, कट सब कुछ मेजर किया जा रहा है। ठीक है, आ जाओ। तो अपडेटेड फिगर्स याद रखनी है आप। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच डिजिटल इनिशिएटिव एम टू डिजिटलाइज, राइट, कौन सा डिजिटल इनिशिएटिव है जिसका एम है टू डिजिटलाइज ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? तो आजकल आपको पता है हमने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम पे हम चल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम कब आया था, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इंडिया ने लॉन्च किया था 2015। उसके बाद से टारगेट यही है कि डिजिटल करो, है ना। ई गवर्नेंस आपने एक वर्ड सुना होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस करो, डिजिटल गवर्नेंस करो, है ना। आप देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी डिजिटली पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये भी एक डिजिटल टीचिंग का एग्जाम्पल है, isn't it? तो डिजिटल, वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स डिजिटल मीडिया, डिजिटल एंड ऑल, राइट। तो अभी इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि इंडिया की जो स्टेट, वहां पर भी हमें डिजिटल ही सब गवर्नेंस करना है। तो क्वेश्चन यही है, विच डिजिटल इनिशिएटिव, क्या है उस इनिशिएटिव का नाम? तो याद रखना, उस इनिशिएटिव का नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल ई विधान इनिशिएटिव याद हो जाएगा, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइन। आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ। आते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हु इज होस्टिंग द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट? तो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट, शॉर्ट में उसे जेल बोल सकते हैं।
है ना। तो हु इज होस्टिंग द ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट? तो एनर्जी समिट आप बोल सकते हो या ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट आप बोल सकते हो, कौन से स्टेट में होस्ट हो रही है? क्या वो उत्तराखंड में हो रही है, क्या वो बिहार में हो रही है, क्या वो उड़ीसा में हो रही है, या फिर वो हरियाणा में हो रही है? ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट ये रिसेंटली इंडिया में होस्ट हुई थी। तो इसे होस्ट किया था उड़ीसा ने, वही सेम स्टेट जहां पर अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम क्रोकोडाइल, सॉल्ट क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन भी मिली है। और बाकी सारे फैक्ट्स मैंने वहीं पर आपको बता दिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सैनिक तुझे सलाम इनिशिएटिव? अब ये क्या है, इनिशिएटिव्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कौन से स्टेट ने कौन सा इनिशिएटिव लिया। तो ये करंट अफेयर का एक पेट क्वेश्चन है ना। कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, इन सब के लिए लिया जाता है, जैसे सैनिक के लिए लिया गया है, यानी कि सोल्जर्स के लिए लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये इनिशिएटिव किसके लिए है, वेटरन जो सोल्जर हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए लिया है सैनिक तुझे सलाम इनिशिएटिव। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो स्टेट है वो इंडिया का लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग स्टेट भी है। ये जो स्टेट है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर भी फ्लो करती है। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये जो स्टेट है यहाँ पर फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये जो स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर फेमस मानस नेशनल पार्क भी है। ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ, ये ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो स्टेट है यहाँ पे फेमस बिग बॉय, बिग बॉय ऑयल रिफाइनरी भी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको किससे रिलेटेड है? तो भाई ये तो आप देखते ही समझ गए होगे, टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आसाम में होता है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी आसाम में है, काजीरंगा नेशनल पार्क भी आसाम में है, बिग बॉय ऑयल रिफाइनरी भी आसाम में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर विल बी असम। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी असम। तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, बाकी राइट आंसर असम भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपको याद रखें। मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 तक फाइन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल आप देख रहे हो, मैंने आपको पास्ट क्लास में बताया था कि इंडिया इस साल ग्लोबल एआई समिट होस्ट करने वाला है ना। और अब इसका रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। दिसंबर में इनफैक्ट ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2026 में इंडिया ग्लोबल एआई समिट होस्ट कर रहा है। 2025 में इंडिया ने रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस करी है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कॉन्फ्रेंस भाई कहाँ पर हुई है? क्या ये कोहिमा में हुई है, क्या ये गैंगटॉक में हुई है, क्या ये अगरतला में हुई है, क्या ये शिलोंग में हुई है? तो पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, शिलोंग इज कैपिटल ऑफ मेघालय। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। ये सारी कैपिटल है। कोहिमा किसी कैपिटल है? कोहिमा कैपिटल है नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। तो ये याद रखना। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यार अगर मैं पूछूं गैंगटॉक किसी कैपिटल है, तो गैंगटॉक है सिक्किम की कैपिटल। ठीक है, और अगरतला किसी कैपिटल है? अगरतला है त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा की हो गई अगरतला, मेघालय की हो गई नागालैंड, अ, ओ, ओ सॉरी, शिलोंग है मेघालय की, नागालैंड की हो गई कोहिमा, और सिक्किम की हो गई गैंगटॉक। तो ये चारों कैपिटल्स हैं, पहले तो ये याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट की कैपिटल लोगों को नहीं पता होती। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? उसके बाद आपको इसका आंसर याद रखना है कि जो रीजनल समिट हुई है, तो ये हुई है शिलोंग। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एआई रीजनल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट, क्या पता शिलोंग की जगह मेघालय ऑप्शन में आ जाए। राइट, तो वो क्वेश्चन जो है वो किसी भी फॉर्म में बिल्ड हो सकते हैं, इसलिए बेसिक कंट्री स्टेट कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर उन्होंने टू स्पेसिफिक पूछ लिया ऑब्वियसली इसी तरह से पूछेंगे, नहीं पूछा तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच इंडियन स्टेट होस्टेड
दी राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 हेल्ड इन दिसंबर। ठीक है, राइजिंग ग्लोबल समिट। देख रहे हो, मैं आपको कितनी सारी समिट मैंने अभी लेटेस्ट करा दी, और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। ऑल दो स्टूडेंट्स हुआ देयर, चाहे आप 11th में हो, चाहे आपका इसी साल एग्जाम हो, नेक्स्ट ईयर एग्जाम हो, ये मंथ के जो करंट अफेयर हैं, अब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप देखना, जनवरी में रिपब्लिक डे परेड होगी, वहां पर अवार्ड्स मिलेंगे, वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा जनवरी फरवरी में बहुत समिट्स होती हैं मेजर मेजर, जैसे अभी आपने देखा है डोवास समिट चल रही है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने पहले कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता है, इन वाले मंथ्स को बहुत अच्छे तरह कंसोलिडेट करना, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर आप एक साल के करंट अफेयर पढ़ रहे हो, 6 महीने के करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो ये जो मंथ्स है, दे आर वेरी डिसाइडिंग मंथ्स। ठीक है, आप देखोगे मेजर समिट्स होती हैं, क्योंकि साल का शुरुआत होती है ना, मेजर समिट्स आपको देखने मिलेंगी। और हमारे इंडिया में क्या होता है, रिपब्लिक डे के आसपास ही हम सारे अवार्ड्स वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये डे, ये वाले मंथ काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइजिंग ग्लोबल समिट जो है, वो किसने होस्ट करी है? वो इंडिया का एक स्टेट है, तेलंगाना, उसने होस्ट किया है। अब यहाँ तेलंगाना के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखना। अगर आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन, यार ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना जो स्टेट है ये कब बना था, तो याद रखना, इट वॉज स्टैब्लिश इन 2014। 2014 में स्टैब्लिश हुआ था। पहले ये आंध्रा का पार्ट होता था। ठीक है, पहले ये आंध्रा का पार्ट होता था। 2014 में तेलंगाना एक कंप्लीट अलग स्टेट। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको याद है। ठीक है, तो तेलंगाना 2014 में बना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन सा है, तो वो भी तेलंगाना है, क्योंकि तेलंगाना के बाद क्या चेंज हुए थे? बस 2019 में इंडिया में चेंज हुआ था तेलंगाना के बाद, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, जे एंड के स्टेट को, राइट, जे एंड के स्टेट को कन्वर्ट कर दिया था इनटू टू यूटीज, टू यूनियन टेरिटरी। अब वो दो यूनियन टेरिटरीज कौन सी थी? वो दो यूनियन टेरिटरीज, एक तो खुद जे एंड के है, एंड एक है आपका लद्दाख। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, तेलंगाना, और मैंने ये जो लेटेस्ट पॉइंट आपको बताया है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट, डू राइट यस सर इन कमेंट सेक्शन, देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइन, वेरी, हाँ, एग्जैक्टली श्रेया, लेटेस्ट स्टेट तेलंगाना ही होगा, इसीलिए मैंने वो जेएनके वाली बात भी बताई, क्योंकि वो यूटी क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। ऑलराइट, चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेटा ये फेब्रवरी में हो रही है। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब ऑब्जर्व होता है? अगेन ये डे का क्वेश्चन है, डे के क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे आते हैं। द आंसर इज 12, दिसंबर 12 को हो रही है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, हम मनाते हैं। तो हेल्थ कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब यहाँ पर ना एक चीज याद रखना, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं? ठीक है,
तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ, वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाते हैं, तो हमारे इंडिया वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1948 7 अप्रैल को। इसीलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना। एक पेट क्वेश्चन होता है जनरली इन ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, राइट। तो ये वर्ल्ड हेल्थ, क्योंकि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है। तो हमारे इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पे बहुत ध्यान दिया जाता है। इनफैक्ट हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चल रहा है, इंद्रधनुष प्रोग्राम, है ना। तो इंद्रधनुष प्रोग्राम में, इंद्रधनुष होता है ना, रेनबो, रेनबो में क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं। सो इंद्रधनुष प्रोग्राम जो इंडिया का है उसमें भी हम 7 डिजीजेस, जैसे इन्फ्लुएंजा, ये सारे जो, देखो डिजीजेस भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रिवेंटेबल डिजीज, है ना, कि अगर आप उनके बारे में पहले से ही अवेयरनेस रखोगे तो वो डिजीज आप प्रिवेंट कर लोगे। कुछ होते हैं फिर क्यूरेबल, है ना। तो जितने भी प्रिवेंटेबल डिजीज होते हैं जो कि ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस से हो रहे हैं, अब जैसे सपोज करो, एक इंडिया में सबसे ज्यादा एक कॉमन डिजीज है एनीमिया, जो कि गर्ल्स में होता है ड्यू टू लैक ऑफ आयरन। अब ये एक ऐसा डिजीज है, अगर इसके बारे में पहले से ही अवेयरनेस हो, इसके बारे में पहले से ही न्यूट्रिशन आप ध्यान रखोगे, तो ये डिजीज एकदम से रेक्टिफाई हो सकता है। तो इस तरह के डिजीजेस को हम उसमें कवर करते हैं इंद्रधनुष में, सो दैट हमारे पॉपुलेशन, एक हेल्दी पॉपुलेशन में बने। तो ये सारे काम ही आते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में। जैसे आपने देखा होगा, पोलियो ड्राइव शुरू हुई थी इंडिया में, एंड टुडे इंडिया इज पोलियो फ्री नेशन, राइट। पोलियो फ्री नेशन का मतलब होता है कि पिछले 5 साल में कोई भी नया केस नहीं आया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, राइट। यहाँ तक किसी नंबर 12 से रिलेटेड कोई डाउट है तो फाइन और नॉट। नाबार्ड की फुल फॉर्म, हाँ, नाबार्ड की फुल फॉर्म है बेटे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी किसी का क्वेश्चन था नाबार्ड का। हाँ, ये नाबार्ड बेटा स्टैब्लिश हुआ था 1982, है ना। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके बेटा, ओके, थैंक यू। ये कहाँ से याद आया आपको नाबार्ड एकदम से? हाँ भाई, व्हाट, हाँ, सर व्हाई डज ट्रम्प वांट टू कंट्रोल ओवर ग्रीनलैंड? Just one, there are multiple reasons why Trump want to control Greenland। हालांकि अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ो, तो आज के न्यूज़पेपर में ट्रम्प ने बोल दिया है दैट मुझे कंट्रोल नहीं करना, है ना। लेकिन उसने अपनी कुछ कंडीशंस दी है, तो जो मिलिट्री वाली बात थी वो नहीं होगी अब, बिकॉज उसने ऑफिशियली बोल दिया है। पर वहां पर एक तो देखो रिसोर्सेस हैं, वो एक रीजन है। देखो जनरली कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री तो से बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। जितने भी अटैक्स हुए हैं ग्लोबली वो सिर्फ रिसोर्सेज की वजह से ही हुए हैं। तो रिसोर्स हैं ग्रीनलैंड में। दूसरा क्या है, अगर आप ग्रीनलैंड की लोकेशन देखो, इफ यू सी द ग्रीनलैंड लोकेशन, तो ग्रीनलैंड पूरा आपका जो नॉर्थ सर्कल है उसको प्रॉपर्ली कनेक्ट करता है। ठीक है। तो अगर यूएस को अपना डोमिनेंस क्रिएट करना है, ठीक है, रशिया के साइड में, राइट, तो उसको ग्रीनलैंड स्ट्रैटेजिकली भी इसलिए उसे इम्पोर्टेंट लगता है। सो मेजरली इकोनॉमी, एंड सेकेंड इज टू बी इन दी सुपर पावर रोल। तो इसीलिए ट्रम्प जो है ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड अपना बोल रहा है। पर अब उसने ऑफिशियली खुद बोल दिया दैट अब वो ऐसे मतलब मिलिट्री वगैरह की बात को उसने खुद ही डिनाई कर दिया है। तो अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो आज के न्यूज़पेपर में ऑफिशियली यही स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो डेनिस टेरिटरी ही रहने वाला है ग्रीनलैंड।
चलते हैं आगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 The Rising Global Summit 2025 primary focus on discussion related to which of the following sector। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके कॉमन सेंस के क्वेश्चन। बैंकिंग, इंश्योरेंस देखेंगे, टूरिज्म देखेंगे, कल्चर देखेंगे, एनर्जी देखेंगे। तो सबसे ज्यादा आप क्या देखोगे भाई ग्लोबल समिट में, है ना? अगर आप देखो इसमें, तो इसमें फोकस करा जा रहा है एनर्जी, आईटी, हेल्थ केयर एंड स्टार्टअप। और स्टार्टअप के बारे में याद रखना, अभी गया है 16 दिसंबर, वो सॉरी जनवरी। तो 16 जनवरी को हम सेलिब्रेट, ग्लोबल स्टार्टअप डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी इंडियन स्टार्टअप डे 16 जनवरी। 16 जनवरी इज दी स्टार्टअप डे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं टाइप कर देता हूँ उसे ढंग से। इट फाइन और नॉट? शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? बेटा ये यूपी नहीं है, स्टार्टअप है। हाँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है डेजर्ट साइक्लोन 11 सेकेंड इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने डेजर्ट साइक्लोन 2 एक्सरसाइज करी है? एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे हमने एक एक्सरसाइज करी है वरुणा शक्ति, राइट? तो वरुणा शक्ति ये फ्रांस के साथ है, इंदिरा शक्ति की रशिया, राइट? यस, द राइट आंसर इज यूएई।
एम आई ऑडिबल? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हाँ। ऑस्ट्रेलिया की तो बहुत सिंपल है, IND AUS। तो इंडिया का IND AUS ऑस्ट्रेलिया। और दिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन न्यूज, ठीक है। टीना माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो द क्वेश्चन इज, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस कंट्री में आता है? ऑब्वियस सी बात है, इंडोनेशिया में तो नहीं, इसमें तो नहीं आता। सिंगापुर में। तो सिंगापुर का तो चैंगी एयरपोर्ट है ना, जो कि न्यूज में था अभी, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड भी मिला था चैंगी एयरपोर्ट। ये जो है, ये एयरपोर्ट आपका लाया करता है मॉलदीव में। तो आंसर इज राइट, सो डी। तो दिस इज, द आंसर इज मॉलदीव। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज से एम आई ऑडिबल और नॉट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फंक्शंस अंडर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो NIA आपने सुना होगा, काफी न्यूज में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपने देखा होगा, मेजर इंडिया की सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। तो क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के लिए आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो होम अफेयर्स के अंदर आती है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपको पता होगा, बहुत फेमस इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था, ताज अटैक, है ना। तो ताज अटैक के बाद ये स्टैब्लिश हुई थी INA। तो ये इंडिया को कंट्रोल करती है तब से, डिफेंस रिलेटेड थ्रेट्स को प्रिवेंट करती है। तो सारे ये पॉइंट्स लिख लेना।
चलिए आगे। हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड? ठीक है, तो बुक और ऑथर के क्वेश्चन बहुत आसान। तो अभी क्वेश्चन है दैट हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। अब ये क्वेश्चन का भी बेस्ट पार्ट ये है, आएगा तो सीधा सीधा आएगा। सो द आंसर इज बी, दैट इज प्रेम प्रकाश। सो प्रेम प्रकाश, इनका ही यू नो फेमस बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। तो याद रखना, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज 16th एशियन डिफेंस समिट मीटिंग प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड? ठीक है, अभी एशियन, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एशियन के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, है ना। और मैंने आपको बताया था ये एसोसिएशन 1966 में बना था। मैंने आपको ये भी बताया था इसमें भी रिसेंटली नया मेंबर ऐड हुआ है। तो अब टोटल इसमें 11 मेंबर्स हो गए हैं। तो पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रूनाई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, ये सारी कंट्रीज थे। अब इसमें कुछ नए मेंबर्स भी ऐड हो गए हैं, जैसे ईस्ट तैमूर इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टोटल 9 मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं। तो ये समिट कहाँ पर होस्ट हुई है? ये समिट भी यार इंडिया में होस्ट हुई है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली इज दी राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इनफैक्ट पता है, अभी आप देखोगे पिछले एक साल के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स में नए नए मेंबर ऐड हुए। जैसे एशियान में ऐड हुआ, ब्रिक्स समिट अभी इंडिया होस्ट कर रहा है, ब्रिक्स में 5 नए मेंबर ऐड हो गए हैं, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स लिखो, फिर हम चलते हैं आगे। सर व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17? 17 से पहले वाला क्या था क्वेश्चन? पहले वाला एक मिनट। 17 का वो था ना बुक वाला। तो द आंसर वॉज बी, प्रेम प्रकाश, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से करते हैं वो भी। 19 क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूट पब्लिश द ग्लोबल प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स? तो आपने देखा होगा, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ डेवलपमेंट है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। तो आपको याद रखना है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही ब्रिटेन वुड सिस्टर्स इन्हें बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रुप्स आपके बने थे कब? दोनों ही ग्रुप्स आपके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद बने थे। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो बेसिक डिफरेंस है वो याद रखना कि यार ये जो वो है ना, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना। वर्ल्ड बैंक सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करता है। इसकी बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना है, ये सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ तक याद रखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20th पे। क्वेश्चन नंबर 20th क्या कह रहा है? हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ 77th रिपब्लिक डे परेड सेलिब्रेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है इस क्वेश्चन का एग्जाम में आने के लिए। तो अभी आप देखोगे, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी कराया हुआ था कि कौन नए चीफ गेस्ट बने हैं, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 77th जो रिपब्लिक डे परेड होने वाली है, उसके चीफ गेस्ट होंगे वो यार यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन से रिलेटेड है। तो आंसर आ जाएगा पी। ठीक है, तो जो हेड ऑफ यूरोपियन कमीशन है, ठीक है, तो ये दोनों लोग आ रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा बी, बी विल बी द राइट आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल छाप लेना, बिल्कुल 100% है कि, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया तुम्हें, बी नहीं होगा, डी होगा, है ना। मैंने फर्स्ट ऑप्शन देखा, सेकंड वाला देखा नहीं, है ना, कंफ्यूजिंग है। सो दिस इज डी, डी इज द राइट आंसर। तो यूरोपियन कमीशन और के हेड आपका आ रहे हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, नॉट बी। और तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं ना कोई नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, है ना। अब जिनको डाउट है, जिनके अभी डाउट रह गए हैं, तो वी नॉट डू एनीथिंग न्यू। जिनके डाउट है वो डाउट वाले रुक जाए। पीडीएफ आई विल शेयर इन द टेलीग्राम चैनल।
तो सब लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो आईएमएस का। उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा, सारी पेंडिंग पीडीएफ और ये सब मैं वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो अब किसी को डाउट है तो जस्ट पोस्ट योर डाउट, आई विल टेक केयर ऑफ योर डाउट। जिनको डाउट नहीं है वो आराम से, हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीबडी एंड हैप्पी पराक्रम दिवस टू एवरीबडी, वो आराम से अपना चेंज इन वेदर को एंजॉय करें, है ना। जिनके इस बार बोर्ड्स वगैरह है प्लीज थोड़ा ध्यान दो, जैसे चेंजिंग वेदर हो रहा है भाई, अपनी तबीयत वगैरह मत खराब कर लेना। एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर सोशल एंड बेटा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो डिफरेंस है ना, बेसिक। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। वेयर एज वर्ल्ड बैंक सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सब के लिए प्रोवाइड करा। बस ये बेसिक। राइट? इज इट फाइन? आंसर किसका बेटा, 18 का? इसका आंसर न्यू दिल्ली है। राइट? एनी डाउट, एनीथिंग नाउ? चलो तो रियली बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी, डू वेल। तो जैसे आज रिवीजन कराया ऐसा, मतलब 3 4 क्लास के बाद मैं कराता हूँ। उस 3 4 क्लास जैसे रेगुलर क्लास है वही, उसके बाद 3 4 क्लास के बाद वी विल डू सच काइंड ऑफ एमसीक्यू राउंड, ताकि आपका रिवीजन हो जाए जल्दी से और कुछ अच्छे क्वेश्चन आपके कलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो बस इतना करते रहो, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत होती नहीं है। प्रॉब्लम ही होती है आप इतना भी नहीं करते हो। हाँ, शुक्रिया। आई विल, यू कैन आस्क द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल विद द रिस्पेक्टिव ईए, जो किस सेंटर से हो आप, तो आपके सेंटर ग्रुप में शेयर हो जाएगा टेलीग्राम चैनल, डोंट वरी। है ना, तो जो भी ईए हैं आपके, उनसे आप प्लीज कनेक्ट कर लो, आपको शेयर कर देंगे लिंक। हाँ, पीतमपुरा में है पूजा मैम, यू कैन आस्क फ्रॉम पूजा मैम, शी विल शेयर द लिंक, डोंट वरी। एनीथिंग एल्स? ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड हैव अ नाइस